नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट चल रहा था उसका पार्ट वन में, जहां हमने देखा था इंट्रोडक्शन के बारे में, जहां हमने ये समझा था कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा में कौन कौन से किस किस प्रकार के लोग रहा करते थे, कौन से मवेशी थे, कौन कौन से अनाज को यूज़ किया करते थे, खाते थे, पीते थे, मतलब इस तरीके की चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। और लास्ट का जो हमारा टॉपिक था वो था मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था किस प्रकार, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो देखिए, सबसे पहले चीज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, यानी कि अच्छाई कौन कौन सी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अच्छाइयों के बारे में हम बात करने वाले हैं, विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। जैसा कि आप देख सकते हो, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता का मतलब क्या है कि नगर जैसे बसाया गया है। आप गांव में देखते हो जहाँ पे गलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, वहीं शहर में आप देखोगे गलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। एक दूसरे को मोस्टली जो रोड होता है एक दूसरे को समकोण पर काटता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता। ठीक है, आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। दूसरा चीज ये है, नालों का जो निर्माण किया गया था बहुत ही अद्भुत। क्यों? क्योंकि ये 5000 साल पहले की बात है, जहां पे नालों को बनाया जाता था और गंदगी ना हो इसलिए उसको ढक कर रखा जाता था। ठीक है, तो और इसके साथ साथ जो नालियां होती, सबसे पहले नालियों का निर्माण करते थे, फिर उसके बगल में सड़कों का निर्माण करते थे, फिर उसके बगल में घरों का निर्माण करते थे। ठीक है, घरों का जो वेस्ट वाला पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसको नाली के माध्यम से नाले में मिलाया जाता था और वो नाला आगे जाके नदियों में मिल जाता था। इस तरीके से जो गांव का जो वेस्टेज पानी होता है वो बाहर निकल जाता था। आगे चित्रात्मक लिपि का मतलब होता है वहाँ पे चित्र जैसे लिपि का यूज किया जाता था। चित्रात्मक लिपि इसको कहते हैं। अब जैसे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम भी किसी न किसी प्रकार की लिपि का यूज करते हैं। जैसे ये जो चीज लिखा हुआ है देवनागरी लिपि है, ऐसे ही वहाँ पे एक प्रकार की लिपि थी। ठीक है, ये चित्रात्मक लिपि थी, मतलब कोई भी चित्र को चित्रों के, कोई भी शब्दों को चित्रों के माध्यम से डिजाइन किया जाता था और इस प्रकार से वहाँ पे मतलब लिपि लिखी जाती थी, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और ये ऐसी लिपि थी जिसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और आगे मैं बात करूं तो मृदभांड कला, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तनों को बनाने की उनके पास कला थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजाइनेबल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। माप तोल पद्धति, व्यापार हुआ करता था तो चीजों को माप तोल कर भी दिया करते थे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि उनको ये ज्ञान था कि कितना सामान दिया जाना चाहिए और कितना पैसा लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज का ज्ञान था उनके पास। व्यापार जो प्रणाली थी काफी अच्छी थी, क्योंकि वहां की वस्तुओं को देखने से हमें ये पता लगता है कि वो न सिर्फ वहां पे व्यापार करते थे बल्कि वो शहरों में भी, यानी कि आप ये कह सकते हो कि अन्य अन्य विदेशों में भी व्यापार किया करते थे। जैसे वहां पे एक वो ओमान का एक बर्तन मिला हुआ है, ठीक है, सुराही मिली हुई है, इस प्रकार की चीजें वहां पे मिली हुई है जो कि दूसरे देश की है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापार था काफी अच्छी थी, क्योंकि विदेशों में भी इनका व्यापार हुआ करता था। ठीक है, सड़कों का निर्माण जो हुआ करता था ये ग्रिड पद्धति के द्वारा होता था, यानी कि उनका जो बनावट था वो काफी अद्भुत था और एक दूसरे को वो समकोण पर काटता था। ठीक है, यानी कि चौराहे जैसी चीजें बन जाती थी जहाँ पे चारों ओर रास्ता खुला रहता था। आगे बात करते हैं समाधान प्रणाली, मतलब कब्रिस्तान वाली प्रणाली थी। यहाँ पे जब शवों को दफनाया जाता था तो आभूषण, बर्तन, मनके, बाट इत्यादि चीजों को उसमें डाल दिया जाता था। और ऐसा मान्यता था, जैसे आज की डेट में आप देखते हो कि मरने के बाद सब पंडितों को दान करते हैं ताकि जो मरे हैं उनको वो चीज़ मिलती है, ऐसा चीज़ माना जाता है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे भी थी कि मरते के साथ ही ये सारी चीज़ों को डाल के दफन कर दिया जाता था, यानी कि उनसे संबंधित जो चीज़ें थी उनको डालकर दफन कर दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नालों का निर्माण। ठीक है, नालों का निर्माण, यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़, नालों का निर्माण अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अनूठी प्रणाली थी। अनूठी का मतलब होता है सबसे बढ़िया चीज़। क्यों थी? क्योंकि सड़कों एवं गलियों को तकरीबन एक ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया जाता था और एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। पहले नालियों का निर्माण होता था, फिर अगल बगल सड़कों का निर्माण होता था और फिर जाके घरों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आप देख सकते हो। इस प्रकार की नालियां देखने में काफी अच्छी लग रही है और कंडीशन भी इसकी काफी अच्छी लग रही है। और आजकल आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो
हमारे एमसीडी में जो नालों का निर्माण किया जाता है इससे बदतर किया जाता है और घटिया किया जाता है, जो बार बार चीज़ों को रिपेयर करना पड़ जाता है। तो हमें सीखने की ज़रूरत है हड़प्पा सभ्यता से कि इतने टाइम पहले 5000 साल पहले इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती थी, जो खुदाई के बाद जो चीज़ें मिली तो इस प्रकार से देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, बारिश आ जाता है, एक झटके में पता लगता है कि नाला भर गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें बताना। देखो, बताया उसको जाता जिसको नहीं पता है, आप लोग को बखूबी पता है ना, अपने अपने जगहों की कंडीशन सबको ये बात पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है, बशर्ते ये चीज़ वहाँ पे मिली हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य का मतलब होता है घर का बनावट, यानी कि घर का बनावट कैसे था। तो देखिए, घर एक एज्यूम की तरह बनाया गया है, एक मतलब आप ये कर सकते हो जैसे AI मॉडल जानते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो इस तरीके से अगर बात किया जाए कि हड़प्पा कैसा रहा होगा तो कुछ इस प्रकार रहा होगा। इस इमेज को देखकर आप समझ सकते हो। ठीक है, देखिए आवासीय भवनों के उदाहरण मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक था जिसको कहते हैं ऊपरी शहर और एक था जिसको हम कहते हैं निचला शहर। ऊपरी सतह मतलब जिसको दुर्ग कहते थे और निचला जो शहर था उसको हम लोअर टाउन कहा करते हैं। ठीक है, तो लोअर टाउन में इस तरीके के निवास का हमें प्रूफ मिला है। आगे, घर के बीच में आंगन हुआ करता था जिसके चारों ओर कमरे बना करते थे। एक आंगन होता था और उसके साइड साइड चारों ओर क्या होता था, कमरा बना हुआ करता था। ठीक है, इस तरीके से कमरे बने हुआ करते थे। यानी कि आप गांव में भी जाओगे आज जाके देख सकते हो, तो एक बीच में आंगन होता है और साइड साइड में कमरे होते हैं। आगे, भूमि तल से निर्मित दीवारों से खिड़कियां नहीं होती थी, यानी कि बात किया जाए तो जो ये फर्स्ट फ्लोर होता था, सॉरी जो ग्राउंड फ्लोर होता था, ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी खिड़की नहीं हुआ करती थी। इसलिए लोगों की मान्यता यह है कि अगर लोग यहाँ से आते जाते हैं और आते जाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनका ध्यान खिड़कियों के अंदर जरूर पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि घर में जो बहू बेटियां हैं या फिर जो भी हैं उनको वो देखेंगे। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि घर की जो गोपनीयता है वो बनी नहीं रह सकती है, इसी वजह से खिड़की अगर रहेगी नहीं तो गोपनीयता बनी रहेगी। ठीक है, और पहले के जो लोग थे हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से बनाया करते थे। जैसे घर की दहलीज उठी होनी चाहिए, घर का जो दरवाजा है वो अंदर की ओर खुले, है ना, जो मेन गेट होता है वो अंदर की ओर खुले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि मान लो कोई आएगा बुलाने के लिए तो बहू बेटियाँ क्या होती थी, साइड में दरवाजे के पीछे छुप कर कम्युनिकेट करती थी उनसे। ठीक है, और इससे क्या होता था, गोपनीयता बनी रहती थी। इस प्रकार की चीज़ें हुआ करता था। आगे, प्रत्येक घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। मतलब क्या है कि एक तरीके से आप समझ सकते हो हर घर में अपना एक नहाने का बाथरूम बना हुआ करता था, जिसकी नालियाँ जो थी वो दीवारों के द्वारा सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई करती थी। यानी कि आज की डेट में आप देखते हो कि अगर आपके दीवार है तो दीवार के जस्ट बगल में नाली जरूर होगा, ताकि यहाँ पे अगर बाथरूम बनाया जाए तो यहाँ से पानी को निकाला जा सके। आगे बात करते हैं, ऊपर के छतों पर जाने के लिए सीढ़ियों का अवशेष मिला है। यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियों का अवशेष मिला है, लेकिन सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे नहीं मिली है। यानी कि कहा यह जाता था कि फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते थे, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कोई मकान नहीं बनाया जाता था। ठीक है, आगे, विद्वानों को मानना है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या जो तकरीबन मिली है वो 700 के आसपास मिली है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले दुर्ग। दुर्ग मतलब वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक सीटाडेल था, सीटाडेल का मतलब होता है दुर्ग, और एक था लोअर टाउन। लोअर टाउन के बारे में तो हमने पिछला बात कर लिया है, जो चीज़ बताया मैंने लोअर टाउन के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा दुर्ग के बारे में बात कर लेता हूँ। जो दुर्ग था, दुर्ग में ऐसा माना जाता था राजा महाराजा रहा करते थे, और दुर्ग दो चीज़ों के लिए फेमस था। एक तो वहाँ पे माल गोदाम था, यानी कि अनाजों को एकत्रित करके रखा जाता था, और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ तो वहाँ पे एक विशाल स्नानागार था। तो देखिए, ऐसी संरचनाओं के प्रमाण हमें दुर्ग में मिलते हैं जिनका इस्तेमाल शायद विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजना हेतु किया जाता था। यानी कि अगर कहा जाए तो जो दुर्ग का उपयोग किया जाता था, ठीक है, जैसे विशाल स्नानागार का जब प्रयोग किया जाता था तो ऐसा माना जाता था कोई अनुष्ठान हो या फिर बड़ा त्योहार हो तभी जाके इन सब चीज़ों का यूज किया करते थे। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा था कि राजा महाराजा अकेले, देखिए राजा महाराजा की जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ राजा महाराजा ही यूज करते हैं, और जाहिर सी बात इतना बड़ा बनवा के क्या करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये कहा जाता है, ऐसा जो पुरातात्विद है वो अनुमान लगा देते हैं कि जो दुर्ग है, दुर्ग में जो माल गोदाम है और जो ये विशाल स्नानागार है, इन सब चीज़ों को ओपन तभी किया जाता था जब विशेष प्रकार का अनुष्ठान हुआ करता था, यानी कि पूजा पाठ या फिर उत्सव
तभी खोला जाता था। तो देखिए, माल गोदाम और विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो दुर्ग में सबसे अधिक आकर्षक एक विशाल स्नानागार मिला है। इस स्नानागार के केंद्र में एक खुला चौकोर तालाब है, ठीक है। आगे इसके चारों ओर छज्जों वाले गलियारा और मतलब ये कह सकते हो छतों वाले गलियारे हैं और छज्जे हैं, यानी कि देखा जा सकता है इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे मिली है। और ये छज्जा बना हुआ है, ठीक है। इसके चारों साइड जो बना हुआ था, जो छतों वाले गलियारे बने हुए थे। और अगर मैं बात करूं ये लंबा कितना था, इसकी लेंथ कितनी थी, तो लंबाई थी 12 मीटर ये लंबा था, और जो चौड़ाई थी वो 8 मीटर लंबा था, ठीक है। और जो गहराई थी लमसम अगर मैं बात करूं गहराई की, तो ये है 2.4 मीटर गहरा था। अब ये मीटर आप समझ सकते हो, 1 मीटर में 3 फीट 3 इंच, 3 फीट 3 इंच इसका पैमाना होता है, 3 फीट 3 इंच 3 सूट, ठीक है। तो ये देखिए 12 मीटर की अगर मैं बात करूं तो 12 36 अप्रोक्स 40 फीट के आसपास इसकी लेंथ हुआ करती थी, लंबाई हुआ करती थी। और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो लमसम वही 28-30 के आसपास की चौड़ाई हुआ करती थी। और मैं गहराई की बात करूं तो लमसम 7 से 8 फीट गहरा हुआ करता था ये, ठीक है ना। इस तरीके से आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा है कि यह स्नानगृह पक्की ईंटों का बना हुआ करता था, नालियों से जुड़ा हुआ करता था, ठीक है। यह तालाब में पानी भरने और खाली करने के काम आता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसको स्विमिंग पूल को मतलब जो विशाल स्नानागार है उसमें पानी डालने के लिए भी जगह बनाई गई थी, नालियाँ बनाई गई थी, और निकालने के लिए भी नालियाँ बनाई गई थी। आज जैसे आज की डेट में आपने क्या देखा है कि पानी फिल्टर किया जाता है, लेकिन पहले के टाइम में पानी फिल्टर तो हो नहीं सकता था। तो जो पानी है जो यूज हो चुका है उस पानी को निकालने का रास्ता बना दिया गया था, और पानी को एंटर करने का डालने का भी रास्ता बना दिया गया था, ठीक है। इसको पक्की ईंटों से बने हुए कुओं के द्वारा पानी भरा जाता था। अगर मैं बात करूं उत्तर और दक्षिण की सीढ़ियां बनी हुई थी, जैसे आप देख सकते हो 2 सीढ़ियां बनी हुई उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। ऊंचे मकान और चलते हुए पानी का प्रबंध देखकर ऐसा लगता है कि तैरने के लिए भी उपयोग में लाया जाता होगा। यानी कि प्रबंध इसका इस तरीके से था जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे तैराकी वगैरह भी हुआ करता था। यहाँ पे 8 स्नानाघर मिले हैं, यानी कि साइड में स्नानाघर जहाँ पे आप स्नान कर सकते हो या फिर आप कपड़े चेंज कर सकते हो। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये विशेष अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाते होंगे, यानी कि विशेष पूजा पाठ इत्यादि चीज़ों में इसको खोला जाता होगा। आगे अब मैं यहाँ पे बात करने वाले, अब देखिए इसी में से क्वेश्चंस को निकाला जाता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, यानी कि अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हड़प्पा में किस प्रकार की विभिन्नता थी। अब विभिन्नता का मतलब होता है क्या हड़प्पा में अमीर वर्ग थे, गरीब वर्ग थे तो कैसे आप बता सकते हो, क्या क्या सबूत मिले हैं जिसके द्वारा आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अमीर थे और गरीब थे, किन किन सबूतों के आधार पे कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज समाधान। समाधान का मतलब ये है कि जो लाशों को गाड़ा जाता था, तो कब्रिस्तानों में जब लाशों को गाड़ा जाता था तो उनके साथ सामानों को गाड़ दिया जाता था, जैसे इस प्रकार के, जैसे देख सकते हो ना, इस प्रकार के सामानों को रख दिया जाता था। अब जिस कब्र में अच्छी सामान मिली है, ठीक है, अच्छे सामान कीमती सामान मिले वो समझ लो अमीर था, और जिसमें नहीं मिले अच्छे सामान वो समझ लो गरीब था, ठीक है। तो आप इस कंडीशंस को देखकर, कब्रिस्तानों के कब्रों को देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हो कि भाई हो सकता है यहाँ पे अमीर वर्ग भी थे और गरीब वर्ग भी था, क्योंकि हमें ऐसी चीजें मिल रही हैं। आगे कभी कभी समाधानों के गर्तों की बनावट को देखकर यह आइडिया लगाया जा सकता है, क्योंकि वो दोनों के जो गर्त हैं, जो बनावट है, वो दोनों अलग अलग थे। अमीर अपने अनुसार बनाता था, गरीब अपने अनुसार बनाता था। आगे कब्रों में मृदभांड एवं आभूषण मिले हुए थे, कहीं कहीं तांबे के दर्पण भी मिले हुए थे। इससे सामाजिक विभिन्नता का पता चलता है। विलासिता की वस्तुओं की खोज, यानी कि विलासिता का मतलब होता है, देखिए वो वस्तुएं जो एक तरीके से आप समझ सकते हो कीमती वस्तुएं हुआ करती थी, ठीक है। जैसे दुर्लभ वस्तुएं हुआ करती थी, जैसे कौन सी वस्तुएं, जैसे सोना हो गया, जैसे मोतियों की माला हो गई, मोती जो अच्छी मोती होती है ना वो। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो पत्थर हो गए, जो कीमती पत्थर होते हैं वो हो गए। तो इन सब चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो दुर्लभ हुआ करती थी, और इनसे भी ये पता लगता है कि भाई जो अमीर वर्ग हुआ करता होगा वही इन सभी चीज़ों का उपयोग करता था। तो देखिए क्या लिखा है, पुरातत्वविद विशेष तौर पर उपयोगी एवं विलास की वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। आगे रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं जैसे चकिया हो गई, मृदभांड हो गया,
ठीक है, सुइया हो गई, झावा हो गई, इत्यादि चीजें। अब देखिए ये वो वस्तुएं हैं जो रोजमर्रा के जीवन में यूज होती है, जो सबके पास आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दुर्लभ होती हैं, जो इजीली नहीं मिलती, वो सिर्फ अमीरों के पास हुआ करती थी, जैसे सोना, चांदी, फाइनेंस इत्यादि चीजें, ठीक है। और इन सभी चीजों को हम देख कर ये कह सकते हैं कि समाज में दो टाइप्स के लोग हुआ करते होंगे, एक अमीर और दूसरा गरीब। आगे हम बात कर लेते हैं, और इससे ही हमें पता लगता है कि समाज में विभिन्नता थी, यानी कि भेदभाव वाली चीजें थी, वैरायटी थी। आगे शिल्प उत्पादन के विषय में आप क्या जानते हैं? शिल्प उत्पादन यानी कि वो लोग जो इस प्रकार की मूर्तियां बनाया करते थे, या फिर आप ये समझ सकते हो कि मूर्तियों की माला बनाया करते थे, या फिर मूर्तियों का निर्माण करते थे, ठीक है। तो उनके बारे में हमें कैसी चीजें पता लगती हैं? तो देखिए, शिल्प कार्यों में मन के बनाना, फायांस की कटाई करना, धातु कर्म करना, ठीक है, मुहर का निर्माण करना, बाट इत्यादि चीजें शामिल हुआ करती थी। और ये जगहों के नाम है, जैसे चौंदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट इत्यादि जगह थे जहाँ पे शिल्प उत्पादन हुआ करता था। अब देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से जगह थे जहाँ पे शिल्प उत्पादन हुआ करता था? तो चौंदड़ो, लोथल हो गया, धौलावीरा होगा, नागेश्वर होगा, बालाकोट हो गया, ये वो जगह थे जहाँ पे शिल्प उत्पादन हुआ करता था। ये सारा का सारा चीज मैं मैप में फिल आउट करवाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे, शिल्प उत्पादन के लिए केवल स्थानीय माल का ही प्रयोग नहीं होता था, बल्कि इस चीज के लिए बाहर से भी सामानों को मंगाया जाता था। तो देखिए क्या लिखा है, इसके लिए पत्थर तथा अच्छी लकड़ी, धातु, कच्चे माल बाहर से भी मंगवाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मनका बनाने की विधि तथा वस्तुएं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसके द्वारा हम मनका यानी कि मोतियों की माला बनाते थे, और इसकी विधियां कैसे होती थी? तो देखिए, मनका विभिन्न टाइप से बनाया जाता था। जैसे कौन कौन से पत्थरों को यूज करके बनाया जाता था? तो कार्लिनियन, जैस्पर, क्वार्टज, सिलखड़ी इत्यादि पत्थर थे, इनके द्वारा ही मनका बनाया जाता था। तांबा, कांसा, सोना ये धातु थे जिसके द्वारा मनका बनाया जाता था। इसके अलावा शंख, प्याज, पक्की मिट्टी इत्यादि चीजें थी जिसके द्वारा बनाया जाता था। आगे समझते हैं विधियां क्या थी। तो सेलखड़ी तथा मुलायम पत्थरों को उपयोग करके मनका बनाया जाता था। जैसे सबसे पहले उसको चूड़, जैसे आपने देखा होगा कि जब ईंट का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले मिट्टी को बारीक करके उसमें पानी डालते हैं, और फिर गूंथने के बाद उसको सांचे में डाल के ईंट तैयार कर लिया जाता है। ऐसे ही इन मनका बनाने की विधियां भी हैं, जिसमें सबसे पहले उसको चूड़ किया जाता है, यानी कि भुरभुरा किया जाता है, फिर जाके इसका लेप तैयार किया जाता है, और फिर जाके इसको सांचे में डाला जाता है, और इससे विभिन्न प्रकार के मनके बनाए जाते थे। आगे समझते हैं, उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है? तो सिंपल सी बात है यार, जैसे आपको ये बात पता है कि जहाँ पे भी प्रोडक्शन हुआ करता होगा, जाहिर सी बात है वहां पे कुछ ना कुछ सबूत तो मिलेंगे। कैसे सबूत? जैसे मान लो कि कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में वेस्टेज चीजें होती कि नहीं होती हैं? कूड़ा, करकट, कटपीस, ठीक है, बची कुछ चीजें होती है ना, तो वो जो चीज है हमें कहाँ देखने को मिलेगी? जाहिर सी बात है वहीं देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीजें वहीं पे देखने को मिली है, यानी कि कुछ कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे ये कूड़ा करकट वाली जो चीजें थी वो देखने को मिली है, कटपीस वाली चीजें देखने को मिली है, और उनको देखने से हमें ये पता लगता है कि हो ना हो ये उत्पादन केंद्र ही था। जैसे अब मान लीजिए घर है, तो घर में घर जैसी चीजें होंगी, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि साइकिल पंचर की दुकान है, तो वहां पे साइकिल ही साइकिल होगी। तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना कि एक घर है और एक साइकिल पंचर की दुकान है, ठीक है। तो ये देखिए क्या लिखा है, वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था, और इन पत्थरों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन की जगह पर फेंक दिए जाते थे। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प काम के सबसे बेहतर संकेतों में से एक है, यानी कि हमें इन कूड़ा करकटों से ही पता लगता है कि हाँ, हो सकता है यहाँ पे शिल्प उत्पादन हुआ करता होगा। आगे, जिससे हमें उत्पादन केंद्रों की पहचान हो पाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे उत्पादन हुआ करता था और यहाँ पे उत्पादन नहीं हुआ करता था, ठीक है। और इस प्रकार की चीजें भी मिली हुई थी। आगे समझते हैं माल संबंधी नीतियां। माल संबंधी नीतियों में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर जो सामान था वो किन किन जगहों से लाया जाता था। क्या सारा सामान इजीली मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिल जाता था, या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो हमें बाहर के देशों से मंगाना पड़ता था? तो देखिए क्या लिखा है, कई प्रकार के कच्चे माल बाहर के इलाकों से मंगाए जाते थे। कई प्रकार के ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि इनका जो व्यापार था वो विदेशों में भी हुआ करता था। तांबा अरब देश ओमान से लाया जाता था। ओमानी तांबे का अंश हड़प्पा की पुरा वस्तुओं में अंश मिले हैं, यानी कि ये कहा जाता है कि हड़प्पा में जो वस्तु मिली है, कुछ वस्तुएं ये ऐसी मिली है जो कि ओमान से रिलेटेड है। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हड़प्पा में जो वस्तु थी
कुछ तो वहीं पे निर्मित हुआ करती थी और कुछ ऐसी वस्तुएं हुआ करती थी जो कि बाहर के देशों से मंगाई जाती थी। आगे, एक पात्र हड़प्पाई मर्तमान जिसके ऊपर काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई है, जो कि ओमान से मंगाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो ये। आगे, मेसोपोटामिया से भी वस्तु मंगाई जाती थी, ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि इस प्रकार से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि हाँ भाई विदेशों से भी व्यापार इनका हुआ करता था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं मुहरे तथा लिपि तथा बाट। मुहरे का मतलब होता है जो वहाँ पे मुहर थी, मुहर मतलब स्टैंप हो गया, और या आप ये कह सकते हो कि जो मुद्राएं थी वो। ठीक है, मुहरें दो प्रकार की हो गई, एक तो स्टैंप की बात होती है और दूसरा मुहर का मतलब होता है सिक्का। ठीक है, दूसरा बात करते हैं लिपि। लिपि का मतलब वही है जो लिखावट थी, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। और बाट का मतलब होता है तरजू बट्टा। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिपि दिखा देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार की लिपि है। ठीक है, इस प्रकार के वो लिखते थे। तो आप इसको देखकर ये बता सकते हो ना कि भाई चित्रों के माध्यम से लिखा करते थे। तो सबसे पहले ये चीज होगी कि चित्रों के माध्यम से लिखा करते थे। और दूसरी चीज मैं आपसे ये बात करूं कि ये रहस्यमयी लिपि है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रहस्यमयी लिपि कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, लंबी दूरी के संपर्कों को आरामदायक बनाने के लिए मुहर तथा मुद्रांकों का प्रयोग करते थे, यानी कि स्टैंपों का यूज करते थे। जैसे आज के डेट में आपने क्या देखा है, जैसे आपने वो मूवी देखा है थ्री इडियट। थ्री इडियट में क्या होता है, लास्ट में वो आमिर खान जो होता है वो अपने दोस्त के साथ जाता है पेपर चोरी करने के लिए। पेपर चोरी करके वो लाता है, तो सबसे पहले क्या खोलता है, सील खोलता है ना, सील खोलता है, फिर पेपर निकालता है, फोटोकॉपी करता है, फोटोकॉपी करने के बाद उसमें डाल के फिर उसके बाद सील लगा के गूंद से चिपका देता है और फिर रख देता है। तो जो सील है और जो उसके बाद जो वायरस था वो आता है, वो देखता है कि भाई ये तो सील खुला हुआ है। तो इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि भाई इस यहाँ पे चोरी हुई है, इससे पता लगा ना। ऐसे ही ये जो मुहरें वगैरह हुआ करती थी, जब कोई सामान लंबी दूरी के लिए भेजा जाता था तो स्टैंप लगा दिया जाता था। इससे क्या होता था कि जो सामान है अगर वो उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ हुआ है तो इससे पता लग जाता था कि भाई जो सामान है वो सेफ नहीं है, छेड़छाड़ इसमें हुआ है। तो इसका यूज हुआ करता था। मोहरों का प्रयोग किसी वस्तु को जब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था तब सील के रूप में किया जाता था। इससे अगर कोई व्यक्ति इसमें छेड़खानी अगर करता है तो ये चीज पता चल जाता था। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं लिपि की, तो ये रहस्यमय लिपि है। कौन सी लिपि रहस्यमय लिपि है ये, यानी कि इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, तो यही चीज लिखा हुआ है। और कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये जो चीज लिखा हुआ है हो सकता है किसी राजा के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि याद कीजिए जब मैंने आपको स्टैंप दिखाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था ना इस प्रकार की चीजें थी लिखी हुई, और यहाँ पे कुछ बैल बना हुआ था, है ना, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई थी। तो इससे हमें क्या पता लगता है, हो सकता है कि इसमें कुछ संदेश लिखा हो सकता है इसमें राजा का नाम लिखा हो, क्या लिखा हो ये चीजें नहीं पढ़ी जा सकी है। इसी वजह से ये रहस्य बनकर रह चुका है और इसीलिए इसको हम रहस्यमयी लिपि कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा है, रहस्यमयी लिपि वह लिपि जिसे आज तक पढ़ी नहीं गई है। आमतौर पर हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो कि शायद मालिक के नाम एवं पदवी को दिखाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन निर्मित चित्र अनपढ़ लोगों को संकेतित रूप से इसका मतलब बताती है। यानी कि अगर कहा जाए तो जितना, देखिए चित्र हम क्यों बनाते हैं, ताकि इजिली सब पढ़ पाए, तो इसलिए वहाँ पे चित्रात्मक लिपि का यूज हुआ करता होगा, क्योंकि चित्र को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो हो सकता है कि जो अनपढ़ लोग थे, क्योंकि पहले के लोग तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो हो सकता है कि अनपढ़ लोग समझ सकें, इस वजह से इस प्रकार की लिपि का यूज किया जाता होगा। अब हम समझते हैं हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज है कि चित्रात्मक लिपि थी, जैसा कि आप देख सकते हो चित्रों के माध्यम से चीजों को बनाया गया है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं यानी कि दाया ये हो गया, तो ऐसे करके लिखा जाता, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना उस प्रकार से। चिन्हों की संख्या 375 से लेकर 400 के आसपास थी, चिन्हों की संख्या ये हो गई। और आज तक ये पढ़ी नहीं गई है। क्यों नहीं पढ़ी गई है, क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। आगे समझते हैं बाट तथा माप तोल प्रणाली। बाट का मतलब होता है वही तराजू बट्टा, और ये माप तोल प्रणाली में यूज हुआ करता था। जैसे बाटों का प्रयोग मुख्य रूप से वस्तुओं को तोलने के लिए किया जाता था। यह आमतौर पे चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और इसमें कुछ न कुछ निशान हुआ करता था जो कि घनाकार हुआ करता था। छोटे बाटों का उपयोग आभूषण के लिए तथा मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। और
साथ ही साथ बात करें तो धातु से बने तराजू पड़ले का भी यूज होता है। आप कभी चले जाओ सुनार की दुकान पे, तो आज की डेट में तो चलो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, लेकिन पहले के डेट में क्या था, वो तराजू था जिसमें छोटे छोटे भटकरे हुआ करते थे और जो सुनार है उससे तौल कर दिया करता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर भी थी। आगे समझ लेते हैं प्राचीन सत्ता। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या हड़प्पा में राजा थे तो कितने थे, एक था कि कई सारे थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि वहां पे एक थे, कुछ लोगों का मानना है वहां पे राजा थे ही नहीं, सारे लोग एक जैसे ही थे। देखिए क्या लिखा है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक प्रसाद की विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी गई। यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो में यहाँ पे एक प्रसाद काट दीजिए, हाँ ये यहाँ से, मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी गई है। प्रसाद का मतलब होता है, देखिए एक विशाल भवन मिला है और उस भवन को प्रसाद की संज्ञा दी गई है। प्रसाद का मतलब नाम, एक तरीके से समझ लो कि एक भवन मिला है, उस भवन को हम प्रसाद की संज्ञा दिए हैं कि हो सकता है कि ये राजा का महल हो। लेकिन राजा का महल है तो क्या कीमती वस्तु होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन कीमती वस्तुएं वहां पर नहीं मिली है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि वो राजा का ही है कि नहीं है। तो देखिए मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी गई है, लेकिन इससे संबंधित कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली, यानी कि कीमती वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और यह नाम आज भी प्रचलित है, यानी कि पंडितों को भी कहीं ना कहीं पुरोहितों के नाम से ही जाना जाता है। आगे कई पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा में शासक नहीं थे एवं सभी सामाजिक स्थिति क्या थी, एक जैसी थी। यानी कि कई सारे लोग मानते हैं वहां पे राजा नहीं थे, सारे लोग एक बराबर हुआ करते थे। और दूसरे पुरातात्विद यह मानते हैं कि यहाँ पर एक नहीं अपितु कई सारे राजा हुआ करते थे, जैसे हड़प्पा के लिए अलग राजा, मोहनजोदड़ो के लिए अलग राजा। तो इस प्रकार से अलग अलग राजा हुआ करते थे, कई सारे लोगों का मानना ये भी था, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें आगे चल के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम ये चीज समझेंगे कि वहाँ पे कितने राजा थे, कैसे कैसे क्या थे, कौन कौन से सबूत मिले हैं। तो अभी जो नोट्स है, नोट्स में इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी गई है ताकि आपको आइडिया मिल पाए, ठीक है। आगे समझते हैं सभ्यता का अंत। इसको मैं समझाने के बाद देखिए ज्यादा कुछ नहीं, इस स्लाइड के बाद अब चैप्टर ओवर हो जाएगा, तो चीजों को पहले समझ लीजिए। सबसे पहले चीज, आप 12th क्लास में हो तो नोट्स के ऊपर डिपेंड रहिए तो सही, लेकिन पूरा डिपेंड मत रहिए। क्यों? क्योंकि नोट्स अगर आप करते हो तो 80 से लेकर 90 के आसपास का नंबर आ सकते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, 100 के आसपास जाना है, तो खुद से मेहनत करना शुरू करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैं वीडियो लाऊंगा उसको भी देखना, साथ ही साथ नए नए क्वेश्चन को सर्च मारो, खुद से ही सर्च करो, ठीक है। खुद से क्वेश्चन को बनाओ, आंसर को खुद से लिखने की कोशिश करो, कई बार रिपीटेबल लिखो, तभी जाके नंबर आ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, ये अनुमान लगाया गया है। तो देखिए प्रमाणों के मुताबिक 1800 ईसा पूर्व तक अधिकतर विकसित हड़प्पा जो था, हड़प्पा स्थानों को छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद ये जो गुजरात वाला एरिया है, जो राजस्थान वाला एरिया है, जो पंजाब वाला एरिया है, हो सकता है कि हड़प्पा को छोड़ने के बाद जो लोग हैं वो इस साइड शिफ्ट हो गए होंगे। अच्छा, छोड़ने का कंडीशन कुछ भी हो सकता है कि वहां पर क्या हो गया हो, वहां पे अभी आगे हम बात करने वाले हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया हो, इसके अलावा जंगलों की कटाई हो गई हो, इसकी वजह से लोग छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियां बढ़ने लगी। यानी कि कहा जाता है कि हड़प्पा के स्थानों को छोड़कर इन सब जगहों पर धीरे धीरे बस्तियां बसने शुरू हो गई, और यही कारण है कहीं ना कहीं हड़प्पा का इसी वजह से अंत हो गया। तो अंत के कुछ कारण हैं, जैसे जलवायु बदलाव, यानी कि जलवायु में परिवर्तन हो गया होगा, और मौसम चेंज होने की वजह से ना तो फसल उत्पादित कर रहे होंगे, और बाढ़ वाढ़ आ गया होगा, इस चक्कर में वो छोड़ के चले गए होंगे। दूसरा, जंगलों की कटाई, जंगलों की जब कटाई कर देते हैं, जाहिर सी बात है जंगल के जो जानवर हैं वो अटैक कर देते हैं, कहाँ पे, गाँव में। तो हो सकता है कि इस वजह से लोग छोड़ के चले गए होंगे। इसके अलावा हो सकता है बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई हो, इसलिए छोड़ के चले गए होंगे। इसके अलावा नदियों का सूख जाना, अपना मार्ग बदल लेना, और कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोग हड़प्पा को छोड़कर गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर धीरे धीरे बसने शुरू हो गए। इसके अलावा भूमि का बहुत अधिक उपयोग हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं हड़प्पा को छोड़ने का कारण है। इसलिए क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो जाहिर सी बात है भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, और जब ज़्यादा भूमि का यूज करोगे तो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, और जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो खाने के लाले पड़ेंगे, यानी कि खाना आपको अच्छे से मिलेगा नहीं। तो आप क्या सोचोगे, शिफ्ट करने का, कि इस जगह को छोड़ो कहीं और चल लेते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से इस सभ्यता का पतन इन कारणों से हुआ है
ऐसा कहा भी नहीं जा सकता है। तो किस वजह से इनका अंत हुआ है, कुछ तो रीजन ये मिलते हैं, और पूरा कैसे अंत हुआ इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिला है। तो पुरातात्विदों ने बहुत सारी चीज़ों के द्वारा चीज़ों को समझाया है, जो चैप्टर में डाला है। अभी आप इस बारीकी को समझो कि इन वस्तुओं के ही माध्यम से इस पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को लिखा गया है कि भाई वहाँ पे ऐसा होगा, वहाँ पे ऐसा होगा, वहाँ पे ऐसा होगा। जैसे रामायण है, रामायण को भी स्क्रिप्ट के माध्यम से लिखा जाता है ना कि ये सबूत मिला है रामायण होने का, महाभारत होने का ये सबूत मिला है। ऐसे ही हड़प्पा के होने का ये सबूत मिला, और इसके द्वारा इस चीज़ों का निर्माण, मतलब इन सभी चीज़ों के स्क्रिप्ट को लिखा गया और आपको पढ़ाया गया ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, किसके ऊपर? कनिंघम के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, इसलिए ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है। कनिंघम, पुरातात्विदों में सबसे पहले जो पुरातात्विद थे वो थे कनिंघम। कनिंघम को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता तो सबसे पहले चला था, लेकिन इन्होंने उस चीज के बारे में खोज नहीं किया क्योंकि वो हड़प्पा को समझने में चूक गए। कैसे चूक गए? एक जो ब्रिटिश सिपाही था उसने क्या किया, हड़प्पा से रिलेटेड एक सिक्का जो था वो कनिंघम को दिया। कनिंघम उसका आइडिया लगाने में चूक गए कि ये कब का है, और जब आइडिया लगाने में चूक गए तो उस चीज़ पे ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से हड़प्पा को समझने में ये चूक गए। और आगे चल के जो दयाराम साहनी थे उन्होंने हड़प्पा की खोज कर दी, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। तो सबसे पहले मिला किसको था मौका? कनिंघम को, लेकिन कनिंघम उस चीज़ को खोज नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये भी आता है कि कनिंघम का भ्रम क्या है? तो भ्रम यही है कि हड़प्पा को समझने में वो चूक गए थे। देखिए क्या लिखा है, हड़प्पा के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है वो सब पुरावस्तुओं के माध्यम से मिलती है, भौतिक अवशेषों के माध्यम से मिलती है। कनिंघम का भ्रम क्या है? तो देखिए, कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक के रूप में 1870 से लेकर 1885 तक काम किया था। कनिंघम की प्रमुख रुचि आरंभिक ऐतिहासिक यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व और उससे पश्चात के कालों में संबंधित पुरातत्व में थी। यानी कि कहा जाए तो जो इनको इंटरेस्ट था ना खोजने में, वो किसका था? जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है ना, उन सभी चीज़ों के बारे में खोजने में था। ठीक है, पहले के बारे में नहीं था कि 2600 साल पहले क्या, मतलब 4500 साल पहले क्या हुआ, उन सभी चीज़ों में इनके बारे में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो रिसेंटली जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में ये जानने के लिए उत्सुक हुआ करते थे। इस वजह से उस पर ही ज़्यादा ध्यान लगाते थे। उससे पहले क्या हुआ उसके ऊपर ये ध्यान नहीं दिया। आगे, हड़प्पाई पुरातात्विद 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची, लेकिन फिर भी वो जान नहीं पाए कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि हड़प्पा से संबंधित कुछ न कुछ वस्तुएं इनके पास चली भी जाती थी, मिल भी जाती थी, लेकिन वो आइडिया नहीं लगा पाते थे कि कितने टाइम पुरानी है। आगे, एक ब्रिटिश ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी और उन्होंने मुहर पर गौर तो किया, किंतु उसे दिनांकित करने में असफल हो गए। यानी कि दिनांकित का मतलब होता है दिन डिसाइड करने में वो असफल हो गए कि ये कितने टाइम पुराना है, ये वो नहीं बता पाए। हड़प्पा के महत्व को जानने में वो क्या हो गए थे? चूक गए थे, और इसी को कनिंघम का भ्रम कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अपना ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हो गया ओवर। ठीक है, और ये चैप्टर हो गया ओवर। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चैप्टर हो गया अपना ओवर। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है और चैप्टर हो गया अपना ओवर। चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार दो बार अगर देखेंगे तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक टिप्स पढ़ाई का मैं देना चाहता हूँ। क्या टिप्स है? आप स्कूल जाते हो, पूरे 1 साल जाते हो, एक चैप्टर को कम से कम 15 से 20 दिन में समझाया जाता है। आप ट्यूशन जाते हो, कम से कम एक चैप्टर को एक हफ्ता से 2 हफ्ते में समझाया जाता है। तो 1 से 2 हफ्ते में जो चीज़ समझाई जाती है वो आपको वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट या 40 मिनट के अंदर अंदर समझा दी जाती है। ठीक है, अगर इसी 40 मिनट की वीडियो अगर हफ्ते के 7 दिन देख लो तो ये जो वर्ड है ना, ये दिमाग में नाचेंगे, घूमेंगे पूरा। और वो जो टीचर तुम आपको नंबर नहीं देता है ना, वो टीचर आपको भर भर के नंबर देगा। गलती हमारी होती है कि हम चीज़ों को 10 बार नहीं करते हैं। अरे तब तक करो ना जब तक आपको आता नहीं है, लेकिन हम हार मान जाते हैं बीच में। हम कहते हैं जी चल छोड़ना। तो आप चीज़ों को तब तक करो जब तक वो आ नहीं जाता है, और तब तक करो जब तक 100 में 100 नहीं आ जाते हैं। आप कहोगे भैया मार्क्स के पीछे नहीं भागना है,
तो मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि मार्क्स के पीछे भागो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, चीज़ों को अच्छे से डिलीवर कर पाओगे, लिख पाओगे, तो मार्क्स तो अपने आप ही आएंगे ना यार। मार्क्स पूरे में पूरे ना आ पाना कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, इस चीज़ का प्रमाण है। इसलिए कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर रहेगा तो मार्क्स तो ऑटोमेटिक आएंगे। तो ये मत कहिए कि भैया मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो, मार्क्स तो अपने आप ही आएंगे। तो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखो। मोबाइल आपके हाथ में, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, सब चीज़ आपके हाथ में, पढ़ना ना पढ़ना सब आपके हाथ में। तो कृपया करके माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरें, टीचर का जो पढ़ाया हुआ मेहनत है उस पर सफल उतरें। ठीक है, हम भी यहाँ पे इस चीज़ पर पढ़ाते हैं, तो देखिए फैन ऑफ है, सब चीज़ ऑफ है ना, लाइटें जली हुई है, हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, पसीने गिर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अच्छे नंबर ला पाओ। ठीक है, तो चीज़ों को बेहतरीन ढंग से करिए। उम्मीद आपसे यही है कि अच्छे नंबर लाएंगे, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का नाम रोशन होगा, थोड़ा बहुत मेरा भी उसमें सपोर्ट रहेगा, तो मैं भी खुश रहूँगा। ठीक है, क्योंकि कहते नहीं है कि जो आप काम कर रहे हो इससे अगर किसी का भला होता है तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है, तो वो हमारे लिए यही है। तो बाकी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।